आरआईसी में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त संबोधन दे रहे हैं, शिरकत की है उन्होंने। सुनते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। और सामने वाले को भी सुरक्षित करते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ये विश्व जनसंख्या दिवस है। आप सभी जानते हैं कि परिवार कल्याण के माध्यम से हर क्षेत्र में आप काम करते हैं और जो पुरस्कार आपको मिला है वो आपको जनता के अंदर अवेयरनेस करना, जागरण करना, उनको सही दिशा दिखाने का काम करना, उनको बुला करके समझाना और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना, इसके लिए आपको पुरस्कार मिला है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या देश नहीं दुनिया के लिए चिंता का विषय है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे संसाधन हमारे पास सीमित, इसके अलावा संसाधन ही नहीं। हम अगर देखते हैं तो कई बातें हमारी समझ में भी आती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि जल भी सीमित, जमीन भी सीमित, संसाधन भी सीमित और आने वाली जो जनसंख्या से समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो ये देश का काम नहीं है, वो पूरी दुनिया का है। अगर हम पूरी दुनिया को अगर देखते हैं और उस मानचित्र को हम देखते हैं तो हमारे यहां जिस तरह की जनसंख्या का अनुपात है और पिछले 25, 30, 40 सालों में बढ़ा है, और उसमें अब हम इस अभियानों के माध्यम से, परिवार कल्याण के माध्यम से जो एक अवेयरनेस आई है, एक लोगों की सोच बदली है, बदलती सोच में हम हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस कार्यक्रम को 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाने का काम 1989 में पहली बार शुरुआत की थी, और जब से लेकर के अब दुनिया के देशों ने इसको एक अभियान के रूप में चलाया। क्योंकि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या इस सीमित संसाधनों के लिए, चाहे सीमित जल हो, सीमित जमीन हो, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जहां जनसंख्या बढ़ती है तो कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। मैं आपसे इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक अभियान चलाया था, क्योंकि हमारे लिंग अनुपात में भी जितना अंतर आ गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था। और हम इसलिए कहते हैं कि कुछ अभियान इस तरह के हैं कि जिनको एक नागरिक होने के नाते हम सबको उनमें समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है और अभियान हाथ में लेने पड़ते हैं। इसी तरह का स्वच्छता अभियान आपने देखा होगा, नदी सफाई का अभियान आपने देखा होगा, और अभी आप देख रहे हैं एक पेड़ मां के नाम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि अगर पर्यावरण बचाएंगे तो हम ठीक प्रकार से हमारे जीवन को सार्थक कर सकेंगे। पर्यावरण का बहुत बड़ा इश्यू है।
घटती हुई सिकुड़ती हुई नदियां, कटते हुए जंगल, छोटे होते हुए पहाड़, ये प्रकृति का सौंदर्य जिस तरह से अंतर आ रहा है, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम इस पर्यावरण को भी बचाने का काम करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यह भी अभियान वही अभियान है, लेकिन मैं एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा कि यह अभियान दूसरे तरह का है। इसमें सभी का साथ होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि एक श्रेणी, उस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। लगातार जनसंख्या का प्रेशर बढ़ते हुए भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। हमें ऐसे लोगों को भी एक जन जागरण के माध्यम से उनको भी बताना चाहिए कि आने वाले समय में यह जनसंख्या का आधार अगर बढ़ेगा तो कई तरह की परेशानी भी होंगी। मैं इस मौके पर इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रकृति का संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन इसी का हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महामारी, प्राकृतिक आपदाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास, रोजगार, आय वितरण, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पानी, भोजन, ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों पर भी इसका व्यापक असर पड़ता है। यही नहीं, भारत में विश्व का केवल 2% भूभाग है और यहां की आबादी वैश्विक जनसंख्या में 16% का भागीदारी करती है। जन्म और मृत्यु दर के बेमेल अंतर के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। हालांकि भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है। महिलाओं की शिक्षा के स्तर का भी सीधा प्रभाव प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए परिवार नियोजन एक प्रभावी उपकरण है। समाज में जागरूकता बढ़ाकर जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है और इसलिए जिनको पुरस्कार मिला है, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। यह चिंतन का विषय है कि राजस्थान की जनसंख्या 1901 से 1951 के बीच 50 साल में मात्र 60 लाख बढ़ी, जबकि 1951 के बाद अब राजस्थान की जनसंख्या बढ़कर 8 करोड़ से भी ऊपर होने जा रही है। लेकिन संतोष का विषय है कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर निरंतर कम हो रही है। सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुसार कुल प्रजनन दर TFR का लक्ष्य 2.1 है, जबकि राज्य की कुल प्रजनन दर 2.0 है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सुदृढ़ चिकित्सा तंत्र एवं बेहतर परिवार कल्याण सेवाओं के कारण हम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित संकेतकों में देश के अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। कर्मयोगी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव को निरंतर कम करें। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आपने देखा होगा, हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया, हमने राजस्थान की जनता से हमारे संकल्प पत्र के द्वारा हमने वायदा किया है कि बेहतर चिकित्सा सुविधा होगी। हमने ये भी कहा है कि नीचे तक उसको किस तरह से हम ले जा सकते हैं और हम आगे उसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए हमने आशा आईडी के माध्यम से
16 अंकों की जो आईडी हमने बनाई है, उसमें हमने ये कहा है कि हमारे मरीज का पूरा डेटा हो, जन्म से लेकर के लास्ट तक उस मरीज के पास एक कार्ड हो, और वो कार्ड हमारा बना है। और खुशी इस बात की है कि 10 दिन में, लगभग 15 दिन में, 10-12 दिन में 10 लाख कार्ड हमारे बन गए हैं। और ये इसलिए कि हम कहीं भी जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के हायर सेंटर तक वो आईडी हमारे पास होगी। उस आईडी के माध्यम से हमने कब डॉक्टर को दिखाया, हमारा चेकअप हुआ, उसमें क्या आया, क्या हमारे को परेशानी थी, पहले इसको क्या क्या बीमारी थी, अगर वो जानकारी में रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे उस चिकित्सक को पूरी जानकारी भी मिलेगी और आगे उसके इलाज में वो ठीक प्रकार से सोच समझ करके आगे वो अपना इलाज जारी रखेगा। और ये नहीं, हमारा कोई भी व्यक्ति हो, उसकी एक आईडी हो और जिसे लेकर के कहीं भी वो जाता है, तुरंत कंप्यूटर पर लगाता है और डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकल करके आ जाती है कि इसको क्या बीमारी थी, आगे इसका किस तरह से इलाज करना है। नहीं तो आप देखते हैं, कई बार मैं देखता हूं 10 दिन पहले गए हैं, उसने अपनी जांचें कराई हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस जांचों को भूल जाते हैं या वो इधर उधर हो जाती हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुरंत फिर जांच कराइए। और फिर वो जांच कराने जाता है, उसका पूरा एक दिन उसमें खराब हो जाता है, क्योंकि रिपोर्ट कहते हैं कभी दोपहर बाद मिलेगी तो कभी शाम को मिलेगी। और ये बात भी है कि रिपोर्ट आएगी तो एक साथ तो आएगी नहीं, घंटे 2 घंटे बाद आएगी, तो उसका समय भी बर्बाद होता है। इसलिए हमने कहा है कहीं भी जाते हो, पहले से उसमें जो हमारा कार्ड है उसमें वो कंप्यूटर में अंकित हो जाएंगी, तो जब वो दिखाने जाएंगे तो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 2 महीने पहले की हिस्ट्री उनके सामने आ जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय जी को कि उन्होंने ये कार्य स्टार्ट कर दिया है और ये कार्ड निश्चित रूप से हमारे हर व्यक्ति के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जो हमने हमारे संकल्प पत्र में आपसे वायदा किया है, हमने अब भी आपने देखा होगा, हमने उपकेंद्रों को प्राथमिक केंद्र में क्रमोन्नत किया है काफी संख्या में, प्राथमिक केंद्रों को हमने सामुदायिक केंद्र बनाया है और हमने जहां आवश्यकता है वहां जिला अस्पताल भी हमने बनाया है। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमने ये भी कहा है कि हम चिकित्सकों की भी किसी तरह से कमी नहीं रहने देंगे। उनका भी हमने अनुमान निकाला है कि कितने चिकित्सक हमको आवश्यकता है, कितने हमारे नर्सिंग कर्मचारियों की आवश्यकता है, कितने हमारे प्रयोगशाला के जो हमारे सहायक हैं उनको हमने कितना लेना है। हमें हर क्षेत्र में काम करना है। और मैंने कहा माननीय मंत्री महोदय जी से कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि बिना हाथ पैर के हम काम नहीं कर सकते। हमारा सिस्टम जब तक ठीक प्रकार से नहीं होगा तो हम उस आम व्यक्ति को उसकी सुविधा के अनुसार हम उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या हमारा हॉस्पिटल पूर्ण रूप से संचालित हो। आपसे मेरा इतना ही कहना है, आप सभी इस क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी संवेदनाएं हमारे हर मरीज के साथ हो। मुझे पता है कि आपकी ड्यूटी पूरी हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा मरीज आ जाते हैं कि जो आप अपनी ड्यूटी को भी भूल जाते हैं। आप काम करते हैं क्योंकि हमारा ये जीवन भर का संचय होता है। हमारा जीवन भर का वो संचय होता है, लोगों के मन में एक भाव पैदा कर देता है कि वो डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि जब भी हम जाते हैं हमें देखने के लिए आते हैं। हम उनके घर अगर 1 बजे रात को पहुंच जाते हैं तो हमें देखते हैं। कोई भी एक हमारा नर्सिंग कर्मचारी होता है, अगर उसके पास जाते हैं तो निश्चित रूप से सलाह देता है, एक भाव पैदा होता है। हमारे काम के प्रति हमारा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि आप ये मत समझिए आप किसी दूसरी सर्विस में भी जा सकते थे, लेकिन आपके माध्यम से उन हजारों लोगों की सेवा होनी थी, इसलिए आपके प्रारब्ध में उस ईश्वर ने आपको एक सेवा के कार्य के लिए भेजा है। और आप सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं
कि आपको एक ऐसे व्यक्तियों की सौभाग्य का जिम्मा आपको दिया है। क्योंकि जो अनजान व्यक्ति होता है, जो नहीं जानता है, वो आपको ही परमात्मा मानता है। मानता ही नहीं, वो इस सोच से आता है कि मैं अगर वहां जा रहा हूं तो या तो वो आपसे विनती करता है, या फिर जब बीमार होता है तो ऊपर वाले से विनती करता है, और वो कहता है कि कैसे भी मेरा स्वास्थ्य ठीक प्रकार से हो जाए। मित्रों, आपने अच्छा कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं, उनमें कई बार मेरे पास आते हैं, कभी हमारे चिकित्सक आते हैं तो कभी हमारे नर्सिंग कर्मचारी आते हैं। मैं उनसे यही कहता हूं कि दूर दराज में बैठे उस व्यक्ति को एक बार आप पीछे मुड़ करके देख लेना। जिसको आवश्यकता है आपकी, जिसको आवश्यकता है आपकी चिकित्सा की, जिसको आवश्यकता है आपके सहारे की, जिससे वो अपना जीवन स्वस्थ होकर के जी सके, इसलिए उनकी तरफ देखते हुए हमारे काम को हम आगे बढ़ाते रहें। इसी भावना के साथ आप सभी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ रखा, हमारे उन सभी को पुरस्कार दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय जी को, माननीय हमारी अतिरिक्त सचिव जी को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही गई। क्या कुछ खास कहा, हर क्षेत्र में आप काम करते रहें, आह्वान किया गया, क्योंकि पुरस्कृत किया गया है जनता। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जनता को सही दिशा दिखाने पर आप लोगों को ये पुरस्कार मिल रहा है। साथ ही साथ बढ़ती जनसंख्या चिंता के विषय पर भी लोगों की सोच बदली है। ये बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से इस दौरान चिकित्सकों से कही। देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशहूर शख्सियतें मुंबई पहुंच चुकी हैं और शादी से पहले होने वाली रस्में लगातार जारी हैं, जिसमें मामेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी, हल्दी समारोह और शिव पूजा बड़ी भव्यता के साथ हुई। जिसके बाद वो तारीख जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है, यानी 12 जुलाई, जिस दिन अनंत और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएं।